रात में सोते हैं और अगली सुबह पता चलता है कि राजनीति की पूरी बिसात ही पलट गई है। जी हाँ, एक साथ 7 संसद सदस्यों का अचानक अपना पाला बदल लेना कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये भारतीय राजनीति में हाल ही में हुआ एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसने दिल्ली के सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और उलझे हुए मुद्दे की तह तक जाएंगे। देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक उठापटक का मामला नहीं है, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व और हमारे संवैधानिक कानून के बीच एक सीधा टकराव है। बिना किसी का पक्ष लिए हम सिर्फ तथ्यों और कानूनी पहलुओं के आधार पर इस पूरे विवाद को एकदम गहराई से समझेंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वो बड़ा राजनीतिक बदलाव, फिर दलबदल विरोधी कानून, विलय पर चल रही कानूनी बहस, आम आदमी पार्टी के अंदर का संकट, सोशल मीडिया वाली डिजिटल जंग और आखिर में आगे क्या होने वाला है। पहला हिस्सा, बड़ा राजनीतिक बदलाव। अब इस पूरे गणित को ऐसे समझते हैं, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद थे, राइट? लेकिन फिर क्या हुआ? राघव चड्ढा समेत 7 सांसद सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यानी अब पार्टी के पास सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। और ये 7 का जो नंबर है ना, ये बहुत अहम है, क्योंकि कानून के मुताबिक कुल 10 सदस्यों का 2/3 यानी 2/3 का आंकड़ा यहां बड़ी आसानी से पार हो गया है। और इस एक झटके का असर क्या हुआ? राज्यसभा में सत्ताधारी दल यानी बीजेपी की सदस्य संख्या तुरंत उछलकर 113 हो गई। रातों रात मिला ये एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक फायदा है। दूसरा, दल बदल विरोधी कानून। अब आते हैं इसके कानूनी पहलू पर। आपने संविधान की 10वीं अनुसूची या 10th शेड्यूल का नाम तो सुना ही होगा। इसे 1985 में लाया गया था। इसका सीधा सा मकसद था राजनेताओं को बिना किसी रोक टोक के पार्टियां बदलने से रोकना, ताकि सदन में स्थिरता बनी रहे। बेसिकली यही वो कानून है जो तय करता है कि कोई नेता अपनी कुर्सी पर रहेगा या उसे दल बदल के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, यहाँ 2 बिल्कुल अलग नियमों के बीच सीधा टकराव हो रहा है। 10वीं अनुसूची का पैराग्राफ 2 साफ कहता है कि अगर आप अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं तो आपकी सदस्यता खत्म। लेकिन पैराग्राफ 4 एक अपवाद या एक्सेप्शन देता है। इसके मुताबिक अगर पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद एक साथ किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लें यानी मर्ज हो जाएं, तो उनकी कुर्सी बच जाती है। और इन्हीं 7 सांसदों ने खुद को बचाने के लिए इसी विलय वाले नियम का सहारा लिया है। तीसरा, विलय खंड पर चल रही बहस। तो क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। कपिल सिब्बल और पीडीटी आचार्य जैसे बड़े संवैधानिक जानकारों का कहना है कि भाई ये विलय कानूनी तौर पर सही नहीं है। उनका तर्क बड़ा सीधा है। उनका कहना है कि संसद के अंदर बैठे कुछ सांसद अपने दम पर पूरी पार्टी का विलय नहीं कर सकते। कानून के हिसाब से पहले असली राजनीतिक दल यानी ओरिजिनल पार्टी का विलय होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के सुभाष देसाई वाले फैसले का भी हवाला देते हैं, जिसमें साफ कहा गया था कि संसदीय दल अपनी मूल पार्टी से अलग हटकर काम नहीं कर सकता। लेकिन रुकिए, कहानी में एक दूसरा एंगल भी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा मिसाल को देखना बहुत जरूरी है। इस फैसले में कोर्ट ने माना था कि अगर सदन के 2/3 सदस्य एक साथ आ जाएं, तो उसे एक वैध विलय माना जा सकता है, भले ही बाहर मूल संगठन का विलय न हुआ हो। और सच कहें तो यही वो फैसला है जो पार्टी छोड़ने वाले इन 7 सांसदों के लिए एक बेहद मजबूत कानूनी ढाल का काम कर रहा है। चौथा हिस्सा, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया और उनका संकट। अब जाहिर है इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आनी ही थी। उनके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने सीधा आरोप लगाया है कि इन सांसदों को केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाया गया है। उन्होंने अशोक मित्तल के यहाँ हुई ईडी की छापेमारी का जिक्र करते हुए कहा कि ये पूरा विलय भारी दबाव डालकर करवाया गया है। वहीं दूसरी तरफ का नजरिया देखना भी उतना ही जरूरी है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं, खासकर राघव चड्ढा का क्या कहना है? उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि आज की आम आदमी पार्टी भ्रष्ट हो चुकी है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पार्टी के अंदर काम करने का माहौल अब एकदम जहरीला हो चुका है और इसी वजह से उन्होंने इस समझौतावादी संगठन को छोड़ना बेहतर समझा। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इन सांसदों का जाना कोई अकेली घटना नहीं है। ये दरअसल आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े और गहरे संकट का हिस्सा है। जरा क्रोनोलॉजी समझिए। पहले सत्ता के केंद्रीकरण से नाराज होकर पुराने संस्थापक सदस्य बाहर गए, फिर बड़े नेताओं पर कानूनी शिकंजा कसा और गिरफ्तारियां हुई। अब अचानक 7 राज्यसभा सांसदों का जाना और इसके साथ ही पंजाब में जहां उनकी सरकार है वहां बढ़ती सत्ता विरोधी लहर। मतलब ये एक के बाद एक लगातार बढ़ता हुआ संकट है। पांचवा, डिजिटल लोकप्रियता की जंग। राजनीति से हटकर सोशल मीडिया पर भी एक अलग ही जंग छिड़ गई।
जैसे ही ये खबर बाहर आई, युवाओं और समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा और #unfollow राघव चड्ढा ट्रेंड करने लगा। असर क्या हुआ? रातों रात, जी हाँ, बिल्कुल रातों रात, राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम अकाउंट से 20 लाख यानी 2 मिलियन फॉलोअर्स गायब हो गए। ये एक जबरदस्त और तुरंत दिखने वाला डिजिटल विरोध था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो अब सामने आती है। 20 लाख फॉलोअर्स खोने के बाद भी राघव चड्ढा के पास अभी भी 1 करोड़ 24 लाख यानी 12.4 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। जरा इस आंकड़े की तुलना करके देखिए। अगर आम आदमी पार्टी के पूरे शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया और बाकी सबको मिला भी लेना, तो भी उनका कुल आंकड़ा सिर्फ 8.3 मिलियन तक ही पहुंचता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद अकेले चड्ढा की डिजिटल रीच पूरी पार्टी के टॉप लीडर से कहीं ज्यादा है। छठा और आखिरी हिस्सा, आगे क्या होगा? अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है। इसका रास्ता कुछ इस तरह तय होगा। आम आदमी पार्टी ने इन सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए अपनी याचिका तो डाल दी है। अब गेंद राज्यसभा के सभापति के पाले में है। सबसे पहला फैसला उन्हीं को सुनाना है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होगी। सभापति का जो भी फैसला आए, भविष्य में मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना और उसकी न्यायिक समीक्षा होना लगभग तय मानिए। ये एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई की बस शुरुआत पर है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। ये पूरा राजनीतिक ड्रामा हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल छोड़ जाता है। क्या विलय वाले कानून की ये नई व्याख्या भविष्य में नेताओं को बिना किसी रोक टोक के बड़े पैमाने पर पार्टियां बदलने की कानूनी छूट दे देगी, या फिर ये विवाद भारत की संवैधानिक अदालतों को मजबूर करेगा कि वे हमारे लोकतांत्रिक नियमों को और ज्यादा सख्त बनाएं? आपको क्या लगता है? खैर, आगे जो भी होगा वो देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।